हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के हमने एजुके हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इसके सारे लेक्चर्स कवर कर लिए थे। आज से इस सीरीज़ में हम शुरू करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। जो सब हमारे जो सिलेबस के दो पार्ट थे, जैसा कि आपको पता होगा, जीएस जिससे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन, इससे 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका वेटेज 3/4 है, 200 नंबर की एग्ज़ाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, आपको पता ही होगा। इस सेकंड टॉपिक की ही हम सिर्फ आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट टॉपिक तो आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल से, अच्छे, आपको खुद पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन, इसको हमने ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया था। भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली, इसके नियामक निकाय और हाल ही में हुए विकास के बारे में जागरूकता। उच्च शिक्षा प्रणाली और इसके नियामक निकाय, ये हम अपने पिछले 13 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा वो जाकर आप यूट्यूब पर मेरे सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं हमारे चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। सारा कंटेंट हिंदी में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बाकी इसमें एक टॉपिक है हाल ही में हुए विकास। उच्च शिक्षा प्रणाली में जो हाल ही में विकास हुए हैं वो करंट का टॉपिक है, जिसे आपको खुद से कवर करना है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही एग्जाम में इतना टाइम है कि मैं आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूं। ये सारा हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज से हम शुरू कर रहे हैं लोक प्रशासन की बुनियादी अवधारणाएं और सिद्धांत। मैं कोशिश करूंगा कि ये 10 जनवरी तक सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दूं, बल्कि उससे पहले ही हो सकता है कि मैं 10 जनवरी से भी काफ़ी पहले ये सारे लेक्चर्स, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, क्योंकि ये तीनों टॉपिक तो मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है। बाकी ये बीएड का और एमएड का पार्ट है, विश्वविद्यालय प्रणाली में सूचना संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन यूनिवर्सिटी सिस्टम। तो ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। आज से हम इस अपने लोक प्रशासन की बुनियादी अवधारणाएं और सिद्धांत, इस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोक प्रशासन और प्रशासन होता क्या है, इसका एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उससे हमें इस टॉपिक को समझने से पहले प्रशासन और लोक प्रशासन, इन दोनों को अलग अलग समझना बहुत ज़रूरी है। तो लोक प्रशासन की एक अधिक व्यापक अवधारणा, प्रशासन की एक अधिक व्यापक अवधारणा ही लोक प्रशासन कहलाता है। इसलिए लोक प्रशासन को समझने से पहले प्रशासन को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रशासन शब्द दो लैटिन शब्द एड और मिनिस्टर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना या प्रबंधित करना। इस तरह प्रशासन का शाब्दिक अर्थ होता है सार्वजनिक या निजी मामलों का प्रबंधन। अब प्रशासन की परिभाषाएं देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनकी परिभाषाएं दी गई हैं, आपको नाम से ही याद करनी है, क्योंकि ये सारा रटने का, क्रैमिंग का ही सब्जेक्ट है। तो आपको फैक्ट्स और डेफिनेशंस याद होना चाहिए, स्कॉलर्स के नाम याद होना चाहिए, जितने भी राजनीतिक पॉलिटिकल स्कॉलर्स रहे हैं, राजनीतिक विज्ञान शास्त्री रहे हैं, उन सब की आपको नाम के साथ उनकी परिभाषाएं, उन्होंने किस प्रशासन की किस विद्वान ने क्या परिभाषा दी है, वो आपको सारे याद रखनी है। तो प्रशासन की परिभाषाओं में ईएन ग्लेडन के अनुसार, ईएन ग्लेडन कहते हैं कि प्रशासन एक लंबा और थोड़ा आडंबरपूर्ण शब्द है, लेकिन इसका सीधा साधा अर्थ है मामलों का प्रबंधन करना या उनका ध्यान रखना। ये एक निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया सुनिश्चित कार्य है। इसी तरह फेलिक्स नीग्रो के अनुसार किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों और सामग्रियों के संगठन और उपयोग ही प्रशासन है। हर्बर्ट ई साइमन के अनुसार अपने व्यापकतम अर्थ में प्रशासन को समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग से काम करते हुए समूह की गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। फिफ्नर के अनुसार प्रशासन वांछित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया जाने वाला मानव और भौतिक संसाधनों का संगठन और निर्देशन है। एल.डी. वाइट के अनुसार प्रशासन की कला किसी लक्ष्य या उद्देश्यों को हासिल करने के लिए अनेक व्यक्तियों के कार्यों का निर्देशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण, कंट्रोल है। कुल मिलाकर सभी जितने भी स्कॉलर्स रहे हैं, उनका घुमा फिराकर कहने का एक ही मतलब है कि प्रशासन जो होता है वो एक तरह से प्रबंधित करना, किसी भी संगठन में व्यक्तियों के समूह को या निर्देशों को प्रबंधित करना ही प्रशासन कहलाता है। अब लोक प्रशासन की परिभाषा देख लेते हैं। इसे सरकारी प्रशासन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोक को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा में लोक से मुराद जो मतलब जो होता है वो पब्लिक होता है। जैसे कि कहते हैं कि लोक नेता, तो वो पब्लिक का नेता है। तो यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक ऑफिशियल्स के संदर्भ में ही लोक का यूज़ किया जाता है। लोक का मतलब अर्थात जनता, यानी कि सरकार, क्योंकि लोक प्रशासन में लगे विशेषण लोक का अर्थ ही सरकार होता है। लोक प्रशासन को निम्न रूप में परिभाषित किया गया है वुड्रो विल्सन के अनुसार
लोक प्रशासन का काम कानून को सविस्तार व्यवस्थित रूप से लागू करना है। कानून लागू करने की प्रत्येक कार्यवाही प्रशासन की ही एक गतिविधि है। विल्सन के अनुसार प्रशासन सरकार का सर्वाधिक स्पष्ट अंग है। एल डी वाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वो सभी गतिविधियां शामिल हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को की पूर्ति करना या उसे लागू करना है। ये आपको थोड़ा बोरिंग तो लगेगा, लेकिन अगर ये जॉब हासिल करनी है तो ये बोरिंग के लिए आपको थोड़ा दिल पर पत्थर रखकर ये सारी चीज़ें रटनी तो पड़ेंगी, क्योंकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोई छोटी पोस्ट नहीं होती, गेजेटेड पोस्ट, और फिर स्केल भी 15,600 से 39,100 का स्केल, जिसमें बहुत अच्छी इन हैंड सैलरी आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। तो आपको ये सारा काम तो फिर करना ही पड़ेगा, ये रटना तो पड़ेगा ही। चाहे आप दिल से करें तो ज़्यादा अच्छा है, और बेदिली से करें तब भी आपको करना है अगर जॉब लेनी है। वैसे भी आपको पता होगा कि जॉब का क्या आलम है, कितनी वैकेंसीज निकल रही हैं, और फिर जो निकल रही हैं उसमें कितनी पोस्ट हैं, और पोस्ट पर फिर एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होती है, वो सब आप अच्छी तरह जानते होंगे। लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का ही वो हिस्सा है जिसका सरोकार सरकार और इस तरह की कार्यकारी शाखा से होता है जहाँ सरकार के काम होते हैं। हालांकि सीधे तौर पर विधिक और न्यायिक शाखाओं के साथ इसके संबंध में समस्याएं हैं। साइमन के अनुसार आमतौर पर लोक प्रशासन का अर्थ है राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियाँ। विलोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान में प्रशासन शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। अपने व्यापकतम अर्थों में इसका तात्पर्य सरकारी मामलों के निर्धारण में शामिल कार्यों से होता है, चाहे वो सरकार की कोई भी शाखा हो। अपने संकीर्णतम अर्थ में इसका तात्पर्य केवल प्रशासनिक शाखा के कार्यों से होता है। प्रशासन, संगठन और प्रबंधन, इन तीनों शब्दों को आपस में बदल बदल कर प्रयोग में लाया जाता है, मगर इनके अर्थों में एक विशिष्ट अंतर है। जैसा कि विलियम शुल्स के अनुसार प्रशासन वह शक्ति है जो संगठन और प्रबंधन द्वारा किसी लक्ष्य को निर्धारित करती है। प्रशासन ऐसी व्यापक नीतियां भी तय करता है जिसके अंतर्गत संगठन और प्रबंधन कार्य करते हैं। प्रबंधन नेतृत्व करता है, मार्गदर्शन करता है और एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक संगठन को निर्देशित करता है। इस प्रकार प्रशासन एक व्यापक अवधारणा है, ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो संगठन और प्रबंधन दोनों को ही समेट लेती है। आगे लोक प्रशासन की प्रकृति देखते हैं। नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन की प्रकृति के दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं, एक समग्र दृष्टिकोण और एक प्रबंधकीय दृष्टिकोण। समग्र दृष्टिकोण जो है, इसके अनुसार लोक प्रशासन उन सभी गतिविधियों का समावेश करता है जो दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। दूसरे शब्दों में लोक प्रशासन प्रबंधकीय, तकनीकीय, लिपिकीय आदि कामों का कुल योग है। इस प्रकार समग्र दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन ऊपर से नीचे तक सभी व्यक्तियों की गतिविधियों से बनता है, यानी कि हायरार्की सिस्टम में ऊपर से नीचे तक सभी की गतिविधियों से उसमें सभी का योगदान रहता है। एल डी वाइट और डिमॉक के अनुसार प्रशासन संबंधित अभिकरण की विषय वस्तु पर निर्भर करता है, अर्थात एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ये भिन्न होता है। अब इसका प्रबंधकीय दृष्टिकोण क्या कहता है? लोक प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन में केवल प्रबंधकीय गतिविधियां शामिल होती है, यानी कि तकनीकी, लिपिकीय और अन्य गतिविधियां इसमें शामिल नहीं होती हैं, जो स्वभाव से गैर प्रबंधकीय गतिविधियां हैं। यानी कि इसमें टेक्निकल और क्लैरिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो शामिल नहीं होती है, सिर्फ मैनेजमेंट की गतिविधि ही शामिल रहती है। इस उपागम के अनुसार, उपागम दृष्टिकोण को बोलते हैं, इस अप्रोच के अनुसार प्रशासन सिर्फ ऊपर के व्यक्तियों की गतिविधियों से बनता है। साइमन, स्मिथबर्ग, शॉम्पसन और लूथर गुलिक, ये विचारकों के आपको नाम याद रखने हैं। जितने भी स्कॉलर्स मैंने अपने स्लाइड्स में मेंशन किए हैं वो सब आपको याद रखने हैं उनकी परिभाषाओं के साथ। प्रशासन सभी क्षेत्रों में समान होता है क्योंकि हर क्षेत्र की गतिविधियों में प्रबंधकीय तकनीकें समान होती हैं। लूथर गुलिक के अनुसार प्रशासन का सरोकार एक निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के साथ कामों को पूरा करने से है। अब लोक प्रशासन का क्षेत्र देख लेते हैं। लोक प्रशासन के उद्देश्यों को लेकर दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं। एक पोस्ट कोर दृष्टिकोण, जिसे POSDCORB, इसे पोस्ट कोर दृष्टिकोण कहते हैं। एक विषय वस्तु दृष्टिकोण, सॉरी ये गलत हो गया, विषय वस्तु दृष्टिकोण। पोस्ट कोर दृष्टिकोण, इस अवधारणा की संकल्पना लूथर गुलिक ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लूथर गुलिक ने की थी। लूथर गुलिक के अनुसार प्रशासन 7 तत्वों से मिलकर बना है और उन्होंने इन तत्वों के प्रथम अक्षर के नाम से पोस्ट कोर्ब को जोड़ा। ये 7 तत्व निम्न प्रकार हैं। पीस फॉर प्लानिंग, यानी कि योजना, एक व्यापक ढांचे में आवश्यक कार्यों को करना, उपक्रम के तय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इन कामों के करने की पद्धति तैयार करना। ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना, अर्थात प्राधिकार के औपचारिक ढांचे की स्थापना करना, जिसके द्वारा कार्य उपविभाजनों को तय करने के लक्ष्य के लिए व्यवस्थित, परिभाषित और समन्वित किया जाता है। एस फॉर स्टाफिंग, यानी कि कर्मचारियों को रखना।
अर्थात भर्ती करने, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के काम की, बेहतर स्थितियां बनाए रखने की संपूर्ण कार्मिक कार्य। ये जो शॉर्ट फॉर्म्स पोस्ट कॉर्प की जो शुरू के अक्षर एब्रीवेशंस को डिफाइन किया गया है, आपको उनको उनके अल्फ़ाबेट्स के साथ याद रखना है, क्योंकि ऑप्शंस में क्वेश्चंस में दिया जा सकता है कि पोस्ट कॉर्प में, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया जा सकता है पोस्ट कॉर्प में सी किस चीज़ को डिफाइन करता है, अल्फ़ाबेट सी किसको डिफाइन करता है, या अल्फ़ाबेट पी किस निम्न में से किसको परिभाषित करता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डी फॉर डायरेक्टिंग, निर्देशित करना, अर्थात निर्णय लेने और उन निर्णयों को विशिष्ट एवं सामान्य आदेशों और निर्देशों में समायोजित करने का निरंतर कार्य और उपक्रम के नेता की भूमिका का निर्वाह करना। CO कोऑर्डिनेटिंग, तालमेल करना, यह कार्य के विभिन्न अंगों को आपस में संबंध स्थापित करने का बेहद अहम काम है। R फॉर रिपोर्टिंग, सूचना देना, अर्थात उन लोगों को सूचित रखना जिनके प्रति कार्यपालिका चल रहे कार्यों को लेकर जवाबदेह है। इसमें रिकॉर्डों, शोध, जांच द्वारा स्वयं और अपने अंतर्गत काम करने वालों को सूचित रखना शामिल है। B फॉर बजटिंग, बजट बनाना, वह सब जो वित्तीय नियोजन, हिसाब रखने और नियंत्रण रखने के रूप में बजट बनाने के साथ होता है। अब इसका सेकंड जो अप्रोच है वो है विषय वस्तु दृष्टिकोण। समय बीतने के साथ साथ ऐसा प्रतीत होने लगा कि पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण संपूर्ण लोक प्रशासन तो दूर इसका एक भाग भी नहीं हो सकता। इसलिए विषय वस्तु दृष्टिकोण इस बात की वकालत करता है कि प्रशासन की समस्याएं सभी एजेंसियों में समान होती हैं, चाहे उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की विशिष्ट प्रकृति कुछ भी हो। विषय वस्तु दृष्टिकोण, जैसा कि ये नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या सब्जेक्ट ओरिएंटेड ये अप्रोच होती है। इस प्रकार पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण विषय वस्तु निर्देशित होने के स्थान पर तकनीक निर्देशित है। विषय वस्तु दृष्टिकोण सेवाओं और प्रशासनिक एजेंसियों के कार्यों पर जोर देता है। यह दलील देता है कि एजेंसी की सारभूत समस्याएं उसकी विषय सामग्री पर निर्भर करती हैं, जैसे सेवाएं और काम, जिससे उस काम का सरोकार होता है। लोक प्रशासन के उद्भव के चरण इसके मुख्यतः निम्न चरण है। अब ये लोक प्रशासन के किस तरह विकास और उद्भव और विकास हुआ, ये उसके निम्न चरण है। पहला चरण राजनीति प्रशासन द्विभाजन 1887 से 1926 तक। प्रशासन के सिद्धांत 1927 से 1937, ये इसका दूसरा चरण है। लोक प्रशासन का तीसरा चरण चुनौती के युग के नाम से जाना जाता है, जो 1938 से 1947 तक चला। इसका चौथा चरण पहचान का संकट इससे जाना जाता है, जो 1948 से 1970 तक चला। और पांचवा चरण है लोक नीति परिप्रेक्ष्य 1970 से ये अब तक। अब एक एक करके इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला चरण राजनीति प्रशासन द्विभाजन, जो 1887 से 1926 तक चला। इस चरण का मूलभूत विषय था प्रशासन का राजनीति से पृथक्करण, जिसे सामान्यतः राजनीति प्रशासन द्विभाजन के रूप में जाना जाता है। यह चरण 1887 में राजनीति विज्ञान में वुडरो विल्सन के निबंध द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शुरू हुआ। इसलिए विल्सन को लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। ये फैक्ट आपको बहुत ज़रूर याद रखने हैं। ये इसी तरह इनके नाम भी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये वुडरो विल्सन ने, ये ऐसे है वुडरो विल्सन द्वारा लिखा हुआ, ये आपको याद रखने हैं। विल्सन ने तर्क दिया कि राजनीति का सरोकार नीति निर्माण से है, जबकि प्रशासन का सरोकार नीति निर्णयों को लागू करने से होता है। विल्सन की विचार पद्धति को फ्रैंक जे गुडनाउ ने 1900 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आगे बढ़ाया। ये पुस्तक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिखी है? फ्रैंक जे गुडनाउ ने 1900 में। आगे चलते हैं। गुडनाउ के अनुसार राजनीति का मतलब नीतियों या राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से होता है, जबकि प्रशासन का नाता इन नीतियों को लागू करने से होता है। गुडनाउ ने विल्सन की तरह स्वतंत्र और पृथक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन को प्रोत्साहित करने की वकालत की। गुडनाउ को अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता माना जाता है, यानी गुडनाउ को अमेरिकी प्रशासन का पिता माना जाता है, जबकि विल्सन को लोक प्रशासन का, पूरे लोक प्रशासन का ही पिता माना जाता है। 1926 में एल डी वाइट की पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, प्रकाशित हुई। ये लोक प्रशासन पर पहली पाठ्य पुस्तक थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके प्रकाशन के साथ ही इस विषय को अकादमिक वैधता हासिल हुई, एकेडमिक इसको वैलिडिटी हासिल हुई, यानी कि अमेरिकी विद्यालयों ने लोक प्रशासन के निर्देश पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। अब इसका सेकंड चरण देख लेते हैं, जो प्रशासन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसे 1927 से 1937 तक चला। यह चरण 1927 में W.F. विलोबी की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। विलोबी के अनुसार प्रशासन में कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जो सामान्यतः उसी प्रकार लागू होते हैं जिस प्रकार किसी भी विज्ञान में होते हैं। लोक प्रशासन के उद्भव का यह चरण गुलिक और अर्विक के पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 के साथ अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। इस शोध पत्र के अनुसार मानव संगठन के अध्ययन द्वारा
ऐसे सिद्धांतों पर आगमनात्मक तरीके से अध्ययन पर पहुंचा जा सकता है जो किसी भी प्रकार के मानव संघों की व्यवस्थाओं को नियमित कर सकते हैं। तीसरा चरण इसका चुनौती का युग कहलाता है, जो 1938 से 1947 तक चला। इस चरण का मुख्य विषय था लोक प्रशासन के अध्ययन के मानव संबंध व्यवहार उपागम की वकालत। इस चरण में लोक प्रशासन के दोनों ही निर्धारक स्तंभों को चुनौती दी गई। इस चरण में तर्क दिया गया कि प्रशासन को राजनीति से इसकी राजनीतिक प्रकृति और राजनीतिक भूमिका के कारण अलग नहीं किया जा सकता। प्रशासन न केवल राजनीतिक नीति निर्णयों को लागू करने से सरोकार रखता है, बल्कि नीति के निर्धारण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि राजनीति का क्षेत्र है। दूसरे शब्दों में राजनीति प्रशासन द्विभाजन के सिद्धांत के विचार को खारिज कर दिया गया। चौथा चरण जो है इसका पहचान का संकट के नाम से जाना जाता है, जो 1948 से 1970 तक चला। राजनीति प्रशासन द्विभाजन और प्रशासन के सिद्धांतों को नकारने के साथ लोक प्रशासन को पहचान के संकट का सामना करना पड़ा। लोक प्रशासन के विद्वानों ने दो तरह की प्रतिक्रिया दी। कुछ राजनीति विज्ञान की तरफ लौट आए, जैसे कि जॉन गोस ने 1950 में प्रकाशित अपने लेख ट्रेंड्स इन द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक सिद्धांत विकसित किया कि प्रशासन की किसी भी विचारधारा का मतलब राजनीति की भी एक विचारधारा होना है, इसलिए इसे राजनीति विज्ञान कहा गया। कुछ अन्य प्रशासनिक विज्ञान की तरफ बढ़े, जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस कहलाता है। इन राजनीति शास्त्रियों ने तर्क दिया कि प्रशासन होता है, भले ही कोई भी परिवेश हो। पांचवा जो अंतिम चरण है इसका ये लोक नीति परिप्रेक्ष्य के नाम से जाना जाता है, जो 1970 से अब तक चला आ रहा है। इस चरण का मुख्य विषय था लोक नीति विश्लेषण का सरोकार। रॉबर्ट टी गोलमविस्की के अनुसार लोक प्रशासन के उद्भव में लोक नीति चरण दो मुख्य विषयों पर आधारित है। पहला, राजनीति और प्रशासन की सभी या कई स्तरों पर व्याख्या। दूसरा है संपूर्ण प्रशासन का कार्यक्रम रूपी चरित्र। इन दोनों विषयों में राजनीतिक या नीति निर्माण प्रक्रियाओं एवं विशिष्ट लोक कार्यक्रमों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया। लोक नीति दृष्टिकोण अपनाने के साथ लोक प्रशासन अंतर अनुशासनात्मक बन गया तथा इसने सामाजिक प्रासंगिकता हासिल कर ली। अब भारत में लोक प्रशासन देख लेते हैं। भारत में लोक प्रशासन का अध्ययन, ये आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप इसके इंडिया के पर्सपेक्टिव में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो 1930 में लखनऊ विश्वविद्यालय एमए राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में लोक प्रशासन प्रश्न पत्र जोड़ने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना। इसने सिर्फ एक पेपर जोड़ा था लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1930 में। 1937 में मद्रास विश्व लोक प्रशासन पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना। इसी तरह 1949-50 में नागपुर विश्वविद्यालय लोक प्रशासन व स्वशासन पर एक अलग संपूर्ण विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना। ये बहुत माइनर से डिफरेंस है, इसलिए आपको इस बहुत ज़्यादा ध्यान से याद रखना है। इसके साथ ही भारत में लोक प्रशासन को पूर्ण अकादमिक वैधता दी गई, यानी कि 1949-50 में नागपुर विश्वविद्यालय में विभाग स्थापित होने के बाद ही इसको एकेडमिक वैलिडिटी मिली इंडिया के अंदर। इस विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर MP शर्मा थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत में लोक प्रशासन के पहले प्रोफेसर के रूप में जाने जाते हैं, डॉक्टर MP शर्मा। 1954 में भारत में लोक प्रशासन पर पॉल H एपलबी रिपोर्ट 1953 के सुझाव पर नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA की स्थापना की गई। ये भारत में प्रशासकीय शोध कार्यों का केंद्र है और इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए ज्ञान फैलाता है। ये एक पत्रिका जारी करता है जिसका नाम है इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब विकास प्रशासन देख लेते हैं। विकास प्रशासन की पहली बार एक भारतीय अध्येता UL गोस्वामी ने 1955 में अपने लेख द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में की थी, लेकिन अमेरिकी विद्वान जॉर्ज गांट को विकास प्रशासन का पिता कहा जाता है। विकास प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है? जॉर्ज गांट को। ये आपको याद रखना है। फेरल हैडी के अनुसार जॉर्ज गांट को सामान्यतः विकास प्रशासन शब्द को गढ़ने का श्रेय दिया जाना चाहिए। फेरल हैडी कहते हैं कि जॉर्ज गांट को सामान्य विकास प्रशासन शब्द गढ़ने का क्रेडिट इनको मिलना चाहिए, जॉर्ज गांट को। लेकिन एक प्रभा दत्त जो प्रोफेसर है वो कहते हैं कि विकास प्रशासन शब्द भारतीय विद्वान गोस्वामी की देन है। फिर भी ये एक पाश्चात्य अवधारणा है। इस शब्द का प्रथम प्रयोग डोनाल्ड C स्टोन ने किया था। अगर शब्द पूछा जाएगा तो आपको डोनाल्ड C स्टोन का बताना है, लेकिन प्रशासन शब्द को गढ़ने का श्रेय कहते हैं कि जॉर्ज गांट को दिया जाना चाहिए। अब एक लास्ट हमारा बचा है नवलोक प्रशासन। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में ड्वाइट वाल्डो के संरक्षण में हुए मिनोब्रुक सम्मेलन में नवलोक प्रशासन को जन्म दिया। इसके संबंध में निम्नलिखित रिपोर्ट प्रकाशित हुई। लोक सेवाओं के लिए उच्चतर शिक्षा पर हनी रिपोर्ट 1967,
अमेरिका में लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967। अमेरिका में मिनोब्रुक सम्मेलन 1968। जॉर्ज फेडरिक की पुस्तक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन 1980। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले हम लेक्चर्स में लोक प्रशासन की प्रॉपर स्टडी करेंगे। इसके जो पार्ट्स हैं जैसे कि केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, लाइन और स्टाफ, ये सारे लेक्चर्स को हम अगले लेक्चर से देखना स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।